नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए उसी में का आर्थिक और धार्मिक पक्ष में का हम लोग देखेंगे आज मुहरें। मुहरों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुहरें कैसे थी और किससे बनी हुई थी। तो जो मैंने बताया कि हाथी दाँत के जो पैमाना मिले हैं, जैसे कि किसी वस्तु को लेने देने के लिए कैसे माप करते थे ये लोग, तो हाथी दाँत के पैमाने का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये हाथी दाँत का पैमाना 16 के गुणज में होता था। 16, 32, 64 ऐसे में मतलब कि ये वाला हाथी के दाँत का पैमाना चलता था। ठीक है, जैसे कि आज 1 के गुणज में होता है ना कि 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो वैसे उस समय 16 के गुणज में होता था। ठीक, चलिए हाथी दाँत के पैमाने हो गए। मुहरा में देखेंगे तो मुहरे जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुहरे हैं, ये लगभग 2500 मुहरें मिली है। और 2500 मुहरों में से 1200 मुहरें आपका मोहनजोदड़ो में अकेले मिला है। 2500 मुहरों में से 1200 मुहरें केवल मोहनजोदड़ो से मिला है। आकार मुहरों का कैसा होता था, तो कुछ आयताकार होती थी, कुछ वर्गाकार होती थी, कुछ मुहरें बेलनाकार भी होती थी। ठीक है, किससे बनी होती थी ये मुहरें, तो मुलायम सेलखड़ी से। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सेलखड़ी से बनी होती थी, मुलायम सेलखड़ी से बनी होती थी कि चट सेलखड़ी से बनी होती थी। देखिए ये मुलायम सेलखड़ी से बनी होती थी। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज में पूछा था कि किससे बनी होती हैं, तो मुहरें मुलायम सेलखड़ी से बनी होती थी। ये किस धातु से बनती थी, तो ये बनती थी मिट्टी से, गोमेद से, चट से, फ्लिंट से, पिरोजा से भी ऐसी मुहरें बनती थी। ठीक है, सेलखड़ी से तो बनती थी, मिट्टी, गोमेद, चट, फ्लिंट, फिरोजा से भी मुहरें बनती थी। इस मुहरों में किसका चित्र छापा जाता था, किसका मुहर बनाया जाता था। तो जैसे मार्शल ने बताया था कि बीच में पशुपति होते थे, उसके अगल बगल में पशुओं का चित्र था। तो उसी तरह यहाँ पे पशुओं के, पक्षियों के, पेड़ पौधे के तमाम तरह से ये जितने भी प्राकृतिक पशु हैं, पक्षी हैं, इन सभी का मुहरों पर अंकन होता था। तो मुहरें आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि फिर से देख लेते हैं। इसमें हाथी के दाँत मिला है, हाथी के दाँत के पैमाने 16 के गुणज में हैं। 2500 मुहरें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। 1200 मुहरें अकेले मोहनजोदड़ो से मिला है। ये मुहरे का आकार आपका वर्गाकार है, आयताकार है, बेलनाकार है। जो इसकी विशेषताएं हैं, तो आपका पशु का, पक्षी का और पशुपति का, इन सब का चित्र बनाया गया है कि ये किससे बनी होती थी, तो मुलायम सेलखड़ी से बनी होती थी। चलिए मुहरे आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग लिपि पे। लिपि किस लिपि का प्रयोग किया जाता था, तो देखिए ये आदिकाल का, इस सिंधु घाटी सभ्यता को आदिकाल में रखा गया है, क्योंकि इसकी लिपि तो मिली है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि कुछ डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो उसी तरह यह भी लिपि लिखा गया है, इसको हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन इसकी जानकारी 1853 में लगा ली गई थी कि ये न कोई लिपि है, लेकिन कोई भी पढ़ नहीं पाया था। लेकिन कुछ न कुछ जानकारी इससे मिलता है, जैसे कि 1923 तक इसकी संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर लिया गया था, पढ़ने की कोशिश किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिला है, तो इस लिपि में आपको मिला है मूल अक्षर जो हैं वो 64 मूल अक्षर हैं। ठीक है, और कई भाषाओं में लिखा गया है। ये भाषा भी कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया है। फिर इसमें और भी किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, तो चित्राक्षर, पिक्टोग्राफ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस लिपि में पिक्टोग्राफ का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। पिक्टोग्राफ का मतलब कि अक्षर भी तो लिखे हैं लेकिन साथ साथ चित्र भी बनाए हैं। चित्र में यू आकार, जो हम लोग यू लिखते हैं ना, अंग्रेजी में यू, ऐसे यू लिखते हैं ना, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के इस अक्षर में, लिपि वाला अक्षर में। ठीक है, फिर मछली का भी चित्र कई जगह बनाया गया है, कई जगह मछलियों का चित्र बनाया गया है। ठीक, जो लिखने का तरीका था, ये दाएं से लिखते थे कि बाएं से लिखते थे, ये इसको कहते हैं बाउस्पेक्ट्रम। बाउस्पेक्ट्रम का मतलब कि हिंदी बोले गोमूत्रिका। जैसे कि गाय जब
गाय जब भागती है और उसी समय वो बाथरूम करती है तो उसका जो मूत्र होता है ना ऐसे 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 हो जाता है। तो उसी तरह देखिए ये भी लिखा जाता था दाएं से ऐसे इधर लिख दिए, फिर नीचे से फिर वहीं से घूम गए। तो इसको बोलते हैं गोमूत्रिका। जो लिखने का इसका तरीका है, जो स्टाइल है, वो है गोमूत्रिका। जो देवनागरी लिखते हैं ना बाएं से हम लोग, तो ये जो सिंधु घाटी की जो लिपि है उसको बाउस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वो लिखा जाता था बाएं से दाएं, दाएं से पहले बाएं, फिर बाएं से फिर दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे लिखते थे गोमूत्रिका तरीके से। ठीक, चलिए अब आते हैं परिवहन के संसाधन, यानी कि जो यातायात करते थे, आते जाते थे, ये लोग किस तरह से आते जाते थे। तो ये लोग दो मार्ग से जाते थे, एक स्थल मार्ग से, एक जल मार्ग से। स्थल मार्ग में जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे कि इक्का गाड़ी होता था, तो उस समय तो लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ है। किसका आविष्कार हो गया, तो तांबे का जानकारी अच्छे से मिल गई है। और कांस्य में जब तांबे में टीन मिला दिया जाता है तो कांस्य बनता है। ठीक है, तो कांस्य का भी आविष्कार हो चुका है यहाँ पे। तो उस समय जो बैलगाड़ी का इक्का होते थे तांबे का बनाया जाता था। तो ये लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, इधर उधर जाने के लिए ऊँट का प्रयोग करते थे, घोड़े का प्रयोग करते थे। तो ये स्थल मार्ग से प्रयोग करते थे। ठीक है, फिर परिवहन ये जल मार्ग से जैसे नाव बना के ये लोग लोथल से, फिर आपका भक्ताराव से, मेघम से, यानी कि नदियों के सहारे भी यहाँ पे व्यापार चलने लगा। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आप 3 टॉपिक ये पॉइंट इसमें भी क्लियर कर लिए, मुहरों को भी, लिपि भी कैसे मिली है, परिवहन के साधन, और आपका लास्ट वीडियो होगा पतन, ये किस तरह इसका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट वीडियो होगा। चलिए, धन्यवाद।